नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्लास्टिक टंकी फैक्ट्री में एक हादसा हो गया है। बॉयलर के ढक्कन में दबने से यह हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। फैक्ट्री के मालिक और कारीगर की मौत हो गई। फैक्ट्री का 27 नवंबर को होना था उद्घाटन। जीवी नगर के चाचोपाली गांव की ये घटना बताई जा रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। फैक्ट्री के मालिक और कारीगर की भी मौत हो गई है। सिवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 नवंबर को इसका उद्घाटन होना था और उसी से पहले प्लास्टिक टंकी में फैक्ट्री में हादसा हो गया है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बॉयलर के ढक्कन में दबने की वजह से यह हादसा हुआ। तो फैक्ट्री के मालिक और कारीगर की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 नवंबर को इस नई फैक्ट्री का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। जीवी नगर में ये फैक्ट्री स्थित थी, जहां पर ये हादसा हुआ। और पटना से बड़ी खबर, जहां ग्राम रक्षा दल का आज प्रदर्शन होगा। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल से कूच करने वाले रक्षा दल के लोग थे। बैरिकेडिंग कर गाड़ी के आने पर रोक लगा दी गई। सीएम आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर, संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। और संजय, आज ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन, लेकिन इसके एहतियात के तौर पर क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य भर से भारी संख्या में ग्राम रक्षा दल के लोग पटना पहुंचे हैं और ये जो गर्दनीबाग धरना स्थल है वहां पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ से भारी हुजूम में ये निकले हैं। तो सीएम आवास के आसपास हज भवन का जो इलाका है वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पर ग्राम रक्षा दल के लोग प्रवेश नहीं करें और धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं कर सकें। तो सामान्य गाड़ियों के आने जाने पर भी यहाँ रोक लगा दी गई है, लेकिन ग्राम रक्षा दल के लोग भारी संख्या में थे और ये जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और वहां पर ये प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। हालांकि वहां पर कोतवाली थाने की पुलिस भारी संख्या में तैनात थी। कई दूसरे थानों की पुलिस टीम को बुलाया गया था और वहां से भी उन्हें हटा दिया गया है। जबरन वहां से उन्हें हटाया गया है। जदयू प्रदेश कार्यालय से उन्हें कहा गया कि वे जो निर्धारित धरना स्थल और प्रदर्शन स्थल है गर्दनीबाग, वहां जाएं और पुलिस ने उनको वहां से हटाया गया। जो ग्राम रक्षा दल के लोग हैं, उनका आरोप है कि उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन उनके लिए वेतन की व्यवस्था नहीं है। अस्थायी नियुक्ति के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है और पिछले कई महीनों से आप कह लें ये आंदोलनरत हैं। हालांकि अब तक इनको कई बार आश्वासन मिला है, लेकिन कारगर नहीं हो सका है वो आश्वासन, इसलिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से राजधानी पटना में भारी संख्या में प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। पीरपैंती अठनिया दियारा में बड़ा हादसा हो गया है। आगजनी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जल गए हैं, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ भागलपुर से न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, क्या जानकारी है, किस तरीके से आगजनी की घटना घटी है? देखिए, आग लगने की घटना जो है इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पीरपैंती के अठनिया दियारा में देर रात एक घर में आग लग गई। आग लगने के बाद एक के बाद एक कई घर जो है आग के जद में आ गए और आग इतनी भयावह थी कि लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका और इसमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। ये लोग सभी सो रहे थे घर में और तभी आग जो है घर में पकड़ गई और निकलने का मौका नहीं मिल सका, जिसमें कि गौतम यादव की पत्नी और एक पुत्र और बेटी जो है वो आग लगने से जिंदा जल गई घर में। हालांकि अभी मौके पर पुलिस जो है देर रात पहुंची हुई है। स्थिति अभी सामान्य रूप से बनी हुई है, लेकिन घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े और दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। संजय जायसवाल सहित कोर ग्रुप के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल सहित कोर ग्रुप के प्रमुख नेता शामिल होंगे।
और इसी बीच दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होनी है और आज दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे से बीजेपी मुख्यालय विस्तार में होगी बैठक और मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीखों को तय कर दिया जाएगा। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। बैठक में देश भर के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी होंगे बैठक में शामिल। तो ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। पार्टी के भीतर ही चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, जिसके मद्देनजर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। आमने सामने की लड़ाई में एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही पीके की नई पार्टी भी त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीत का परचम लहराने की बात कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। हर किसी को रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज के परिणाम का इंतजार है। अगले साल होने वाले इलेक्शन से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर आंका जा रहा है, क्योंकि दोनों ओर से कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। 2 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बाकी के 2 सीट पर त्रिकोणात्मक लड़ाई दिख रही है। उपचुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधी लड़ाई है। एनडीए की ओर से बीजेपी के 2, जेडीयू और हम के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी के 3 और सीपीआई-एमएल के 1 उम्मीदवार से है। एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके आधार पर एनडीए गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा। हम एक और छलांग लगा सकते हैं। इमामगंज में हमारी पकड़ मजबूत हुई है और मजबूत पहले से भी रहा है। उम्मीद करते हैं कि वह भी सीट हम जीतेंगे। 2020 के चुनाव में इन 4 में से 3 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी। इस बार आरजेडी इमामगंज में भी जीत का परचम लहराने का दावा कर रहा है। हालांकि इस उपचुनाव में सभी 4 सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार भी खड़े हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई पार्टी के प्रत्याशियों पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, जिनके नेता एनडीए और इंडिया के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का दावा कर रहे हैं। 23 तारीख को जो फैसले आ रहे हैं वो बिहार के बदलाव के हक में होंगे, जनसुराज के हक में होंगे। ये हमारे वोट को कोई काट नहीं सकता है और पूरे तौर पे एनडीए को बड़ा समर्थन मिला है और चारों का चारों सीट हम अपने काम के दम पर हर हाल में जीतने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस अपना गढ़ बरकरार रखेगा या एनडीए जीत का परचम लहराएगा? आमने सामने और त्रिकोणात्मक लड़ाई में जनसुराज के उम्मीदवारों की स्थिति क्या होगी, ये तो 23 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणाम में ही साफ हो पाएगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आने के बाद दावों का दौर जारी हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एग्जिट पोल से ज्यादा विश्वास उन्हें अपनी मेहनत पर है। चिराग ने कहा कि झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम लोग झारखंड गए, महाराष्ट्र गए और वहां पे जिस तरीके से लोगों का रुझान एनडीए गठबंधन के प्रति, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने को मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन के साथ झारखंड में बदलाव का मन झारखंड के लोग बना चुके हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर महाराष्ट्र में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर शुरू हो गया है। सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की जीत का दावा किया है। आरजेडी का दावा है कि दोनों राज्य में इंडिया अलायंस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। जीतेंगे, बेलागंज भी जीतेंगे
हम लोग मांझी जी की सीट जो है वो भी जीतेंगे और तराड़ी भी जीतेंगे, तो हम लोग चारों सीट पर जीतेंगे। और जो नए नए लोग भी आजमा रहे थे अपना हाथ कि दिखा देते हैं 24 में, उनको भी पता लग जाएगा कितना वोट आता है। एग्जिट पोल पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद और फिर हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया, तब एग्जिट पोल पर भरोसा लोगों को नहीं रहा। जो दिखाया गया उसके ठीक विपरीत रिजल्ट आया। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि झारखंड में और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और एनडीए का सुपड़ा दोनों राज्यों में साफ। और सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। चुनाव से पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा के दौरान नीतीश महिलाओं से खास बातचीत करेंगे, महिलाओं की समस्याओं को जानेंगे। और चुनाव से पहले नीतीश की यात्रा पर सियासत भी सुलग गई है। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में सीएम नीतीश कुमार संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस बार नीतीश की यात्रा खास है क्योंकि इस बार वो महिलाओं से खास बात करेंगे। सीएम नीतीश इस यात्रा में महिलाओं का हाल जानेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। वहीं सीएम नीतीश की इस यात्रा पर बिहार की सियासत सुलग गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने यात्रा को राजनीतिक स्टंट और वोट यात्रा बताया है, तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा नीतीश ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर निकल पड़े ठग महिला यात्रा पे। महिला इनके लिए कुछ भी नहीं, मात्र सॉफ्ट वोट बैंक है। तो ये ठगने की बात नहीं करें। जब तक आप महिला को प्रमुख पदों पे नहीं देंगे, महिला सशक्त नहीं होंगी और महिला के हक के बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये ठग यात्रा बंद कीजिए। चुनावी वर्ष है, इसलिए इसमें कोई महिला को आगे बढ़ाने का, महिला को सुरक्षा देने का, महिला के प्रगति का कोई नियत नहीं है। सिर्फ चुनाव में किस तरह से आकर्षित किया जाए उसी के रणनीति के तहत ये यात्रा है। नीतीश कुमार जी का ये निर्णय महिला संवाद कार्यक्रम का, निश्चित रूप से हम महिलाएं बहुत इसका स्वागत करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करीब 19 वर्षों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को, बिहार की उनकी महिलाओं को तमाम बिंदुओं पर जो सशक्त उन्होंने किया है, इस यात्रा के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से वो रिव्यू करेंगे। नीतीश कुमार जी पूरे देश के सामने बिहार मॉडल जीविका का आया तो भारत सरकार ने उसको आजीविका करके एक कार्यक्रम चलाया। तो नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी देन है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की संवाद यात्रा बेहद अहम होगी। शराबबंदी के बाद महिलाएं नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक है। जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच नीतीश कुमार लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार इस बार महिलाओं का मन टटोलने के लिए बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। न्नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा होगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीतीश की इस यात्रा से सियासी बवाल क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में सरकार किसकी बनेगी, इस सवाल का जवाब जनमत के बाद अब विधाता ने अपने पास कुछ घंटों के लिए रख लिया है। हाल यह है कि बेताबी और बेचैनी अब आंखों में नजर आने लगी है। न कुछ खाते बन रहा है न पीते, बस 23 नवंबर के इंतजार में नेताओं के दिन और रातें गुजर रही हैं। झारखंड में बनेगी किसकी सरकार, इसके जवाब के इंतजार में जिया बेकरार हो रहा है। अपनी सरकार बनने का ख्वाब देखने वाली आंखें बेसब्र होती जा रही हैं। बात एनडीए की करें या फिर इंडिया गठबंधन की, सरकार बनाने के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। झारखंड के अंदर जो 2 चरण में मतदान हुआ है, दोनों चरण के मतदान को यदि मैं एनालिसिस करता हूं
तो ऐसी स्थिति में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ जीतने जा रही है। हम लोगों ने भरसक ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है दिखलाने का, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं कि हम लोग को एग्जैक्ट पोल पर ज्यादा भरोसा है। और जिन लोगों ने भी दिखलाया कि हम 53-54 की ओर पहुंच रहे हैं, वो करीब करीब सच्चाई के करीब हैं। लेकिन एज ए होल हम अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर, हमारी अपनी इंटरनल एजेंसी है वो सर्वे करती है, उन तमाम रिपोर्टों के आधार पर ये बोल सकता हूं कि हम लोग कंफर्टेबल मार्जिन हम 54-55 सीट के साथ वापस सत्ता में हैं। अच्छी बात यह है कि 2019 की तुलना में 2024 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसका आकलन भी दोनों गठबंधनों के दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंतर्मन के आकलन पर पूछे गए सवाल पर भी जवाब डिप्लोमेटिक ही आ रहा है। मतदान एनडीए के पक्ष में किया है जनता ने, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग काफ़ी नाराज थे, क्योंकि यहाँ जो सरकार था लूट खसोट की सरकार बनी हुई थी। सरकार किसकी बनेगी यह तय करेंगे 10-12 सीटें जो बिल्कुल कांटे की फंसी हुई हैं, और फिनिशिंग टच उसमें से 10-12 सीटें ऐसी हैं जो फिनिशिंग टच में जाएंगी, और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ बागी कितना निकालेंगे और किसको हराएंगे किसको जिताएंगे, इस पर भी बहुत निर्भर कर रहा है। सियासत ने अपना काम कर दिया, जनता ने अपना काम कर दिया, अब बारी ईवीएम की है। कुल मिलाकर कहानी यही है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, करवटों में गुजर रही रात हमारी सारी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रक से कुचलकर 2 युवक की मौत हो गई है। भेल्दी के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल डाला। मौके पर ही दोनों युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सड़क दुर्घटना से संबंधित बता रहे। छपरा से ये बड़ी खबर आ रही, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। झारखंड में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी 23 नवंबर को आने वाले रिजल्ट की है। झारखंड की 81 में से कई ऐसी सीट है जहां कौन उम्मीदवार जीतेगा यह कहना मुश्किल हो रहा है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यहां टाइट फाइट दिखती है। झारखंड में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें परिणाम पर जाकर टिक गई हैं। वैसे तो परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है, पर अभी से ही राजनीतिक दल से लेकर आम लोग भी जीत हार का गुणागणित करने में जुटे हैं। झारखंड में सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले संथाल की यदि बात करें तो यहाँ की कुल 18 सीट में 8 ऐसी सीट है जहाँ फाइट बेहद टाइट है। राजमहल में बीजेपी के अनंत ओझा और जेएमएम के एमटी राजा के बीच सीधी टक्कर है। जामा में जेएमएम से लुइस मरांडी और बीजेपी के सुरेश मुर्मू के बीच सीधा मुकाबला है। तो दुमका में जेएमएम के बसंत सोरेन की लड़ाई बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोरेन से है। गोड्डा में अमित मंडल और संजय यादव के बीच कांटे की टक्कर है। बोरियो में बीजेपी के लोबिन हेम्ब्रम और धनंजय सोरेन के बीच टाइट फाइट है। सारठ से रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। तो नाला से रविंद्रनाथ महतो और माधव चंद्र महतो आमने सामने हैं, जबकि मधुपुर में हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण के बीच सीधा मुकाबला है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। 23 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। जितने नाम आपने बताए, इन सीटों पे कोई संदेह नहीं है, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ सीटों पर कांटे का संघर्ष होता है और उसमें मुझे लगता है कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो दिखता है उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की कई एक ऐसी सीटें हैं जो बड़े नेता वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वो करीब करीब चुनाव हार गए। संथाल से बाहर निकलें तो कोल्हान के किले की यदि बात करें तो यहां भी 6 सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जमशेदपुर पूर्वी पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। यहां बीजेपी की पूर्णिमा दास साहू की कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और निर्दलीय शिवशंकर सिंह से टक्कर है। तो जमशेदपुर पश्चिमी में सरयू राय और बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं। कोल्हान की सबसे हॉट सीट बनी सरायकेला के बदले हुए समीकरण में इस बार पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का सीधा मुकाबला गणेश महली से है। चक्रधरपुर में सुखराम उरांव और शशिभूषण सामंत के बीच टाइट फाइट है।
जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा का मुकाबला सोनाराम सिंकू और निर्दलीय मंगल सिंह गोबंका से है, जबकि पोटका में जेएमएम के संजीव सरदार और बीजेपी की मीरा मुंडा आमने सामने हैं। तो आकलन इसी तरह से था, और जहां तक टाइट फाइट का सवाल है तो ऑपोजिशन में भी और महागठबंधन में भी टाइट लीडर लोग भी हैं, दोनों साइड टाइट लीडर है। कोई भी लीडर मैंने क्लियर नहीं कर पा रहे कि हमारा क्या होगा अभी। तो राजनीतिक दल के नेता भी ये मानते हैं कि कुछ सीट पर इस बार की लड़ाई बड़ी होने वाली है। ऐसे में चुनावी अखाड़े में कौन जीतेगा ये कह पाना जल्दबाजी है। फिलहाल सभी को 23 नवंबर को आने वाले नतीजे का इंतजार है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।